नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि 21 मई को है, तो आज मैं आपके लिए पूरी परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम पर बात करने वाले हैं। कैसा पाठ्यक्रम होगा? मैं मानता हूँ कि आपने पाठ्यक्रम देख लिया होगा, लेकिन आज जो हम पूरे सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, उसमें जो पॉइंट टॉपिक हैं, उसके सब टॉपिक हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, पूरा डिटेल से एक बार देख लें, ताकि आपको आपकी राह पता चल जाए। अब जो समय बचा है, 1 महीने से भी कम समय है, लेकिन अब आपका सबसे कठिन और सबसे इम्पोर्टेंट समय है। इसमें आपको बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन गलत हो गया, तो आपका एग्जाम चौपट होना तय है। इसलिए आज थोड़ा-सा समय निकाल कर पूरे पाठ्यक्रम को एक बार देख लीजिए, ताकि जब आप पढ़ाई करें, आपको पता रहे कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं अभी तक दसनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि आपको अगर सिलेबस के सभी टॉपिक और सब टॉपिक पता हैं, तो आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन बहुत सही दिशा में होता है, नहीं तो आपका भटकना तय होता है। तो थोड़ा समय निकाल कर इसको पूरा करते हैं। देखिए, आपकी लिखित परीक्षा 21 मई को होने वाली है और केवल एक पाली में होगी। एक बार में ही सारी परीक्षा हो जाएगी, एक पाली में, और ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं है। आपका लिखित परीक्षा जो प्रश्न पत्र 1 केवल होगा और उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे रहेंगे, 2 घंटा बहुविकल्पी प्रकार के ये 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और जो कि 1/4 होने वाली है, यानी 25%। मतलब होता है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिया, तो 1 प्रश्न जो आपने सही किया होगा, उसका अंक कट जाएगा। सिंपल सा मतलब है, 4 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है? बाकी आपका जो परीक्षा है, उसमें 3 भागों में होना है। पहला भाग ये आप देख रहे हैं, इसमें 10 पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा भाग है यह, और तीसरा ये। सब पे बात करते हैं। देखिए, पहले भाग में पहला टॉपिक दिया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाएँगे और हर प्रश्न 1 नंबर का है, तो ये अंक भी आप समझ गए। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या बातें हैं, अभी आगे हम फटाफट देख लेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 5 प्रश्न होंगे। भारत एवं विश्व के भूगोल से 5 प्रश्न होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से 5 प्रश्न होगा। उसके बाद ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से 5 प्रश्न होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएँ, यानी करंट का 5 प्रश्न होगा, जो शुद्ध रूप से करंट ही होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 5 प्रश्न होगा। पर्यावरण परिस्थिति एवं आपदा प्रबंधन पर 10 प्रश्न होगा। देखिए, उन सब टॉपिकों से ये टॉपिक ज़्यादा भारांश का है, पर्यावरण परिस्थिति एवं आपदा प्रबंधन, जो कि बहुत छोटा-सा टॉपिक है और इसमें आप सटीकता से 10 अंक ले सकते हैं, 10 प्रश्न सही करके। यही होता है, सिलेबस देखने पर आपका डायरेक्शन अच्छा हो जाता है, आपकी तैयारी की राह अच्छी हो जाएगी, तो आप सटीकता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। अब एक छोटा-सा टॉपिक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके भी 10 प्रश्न होंगे। आपने पूरा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था ये सब चीज़ें पढ़ लिया, लेकिन आपने पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन नहीं पढ़े, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़े, तो यहीं 20 प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। और सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, तो भाई आपके इतिहास, आपके भूगोल, आपकी अर्थव्यवस्था, इनसे ज़्यादा महत्व आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी, इनसे ज़्यादा भारांश तो इसका है। डाटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य हिंदी और पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। इसमें देखिए भारांश अधिक है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब पहला भाग समाप्त हो गया और इसमें अगर हम देखें तो कुल कितने प्रश्न हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 35 और 30, 65 प्रश्न भाग 1 से होंगे। ये 65 प्रश्न होंगे, 65 अंक भी होगा। अब भाग 2 में देखिए, केवल आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएँ एवं उस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार। ठीक? जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है, इसकी जो अवधारणा है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें करंट में क्या हो रहा है, क्या नवाचार हो रहा है, क्या प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है, उस पे पकड़ होनी चाहिए और इस पे 15 प्रश्न आपके बनेंगे केवल इस टॉपिक पे। और भाग 3 में हमारा यूपी का सामान्य जानकारी, यानी यूपी के नॉलेज होना चाहिए और इसका सबसे अधिक भारांश है 20 प्रश्न। ये आपका मोटा-मोटी सिलेबस है, लेकिन बात यहीं नहीं रुकती, इतना पढ़ने से नहीं होगा। अभी देखिए, आपके जो टॉपिक दिए हैं, उसमें सब टॉपिक क्या-क्या हैं? अब देखिए, पहला जो भाग 1 था, उसमें पहला टॉपिक था भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास तो भैया बहुत बड़ा है। अब आपको क्या पढ़ना है, वो यहाँ से सब टॉपिक से पता चलेगा। देखिए, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी, यानी ज़्यादा चीज़ें आपका आर्ट एंड कल्चर वाला रहेगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक सबसे आगे है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। उसके बाद राजनीतिक पक्ष भी है, जिसमें आप देखते हैं कि कौन राजा-महाराजा थे, कब उनका शासन था, क्या किए हैं। लेकिन ज़्यादा भारांश आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट का रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, हमेशा, ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीयता का अभ्युदय। राष्ट्रीयता का जैसे हमारी राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ, उसको, और स्वतंत्रता आंदोलन जो लड़े गए, उसको, और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार-परख जानकारी, किस तरह से हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त किया, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक? अब भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान में क्या आपको पढ़ना है?
इसमें भारत का संवैधानिक विकास देखना है, भारतीय संविधान में क्या चीज़ें हैं वो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन क्या है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। अब जो सब टॉपिक में ये मेंशन है, सब टॉपिक, उनको तो आपको अच्छे से देखना ही है, वो आपको सिलेबस से पता चलता है। तो पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन अच्छे से देखना है, लोक नीति एवं आधिकारिक आधिकारिक मुद्दे क्या हैं, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। तो आपके पॉलिटी में इतनी चीज़ें मेंशन है। भारत का एवं विश्व का भूगोल में क्या चीज़ें हैं, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इसमें देश में हमारे भारत के भूगोल में भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की जानकारी होनी। देखिए भूगोल में ज़्यादा भारांश किस चीज़ों का है? कृषि का, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, ये सब आपके भूगोल में ये सब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप ये भी आपके भूगोल में दिया हुआ है। स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज संबंधित जानकारी, अब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और आपने स्मार्ट सिटी वगैरह पढ़ा ही नहीं, जनसंख्या नगरीकरण पढ़ा ही नहीं, तो आपका सिलेबस पूरा ही कहाँ हुआ? विश्व भूगोल में सामान्य जानकारी कह रहा है कि विश्व भूगोल की केवल सामान्य जानकारी होनी चाहिए, लेकिन भूगोल के जब सब टॉपिक को देखें तो आप उसमें कृषि, बागवानी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा भारांश है, स्मार्ट सिटी का, जनसंख्या का, नगरीकरण का, ठीक है ना? ये होता है सिलेबस देखने का फायदा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास, अर्थव्यवस्था कितनी बड़ा टॉपिक है, उसमें क्या पढ़ेंगे आप? भारत में आर्थिक नियोजन कैसे होता है? उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ क्या रही हैं? नीति आयोग देखना है आपको, सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको अच्छी से पकड़ होनी चाहिए जितने भी हैं हमारे पास। सरकार के बजट के अवयव, बजट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? वित्तीय प्रणाली कैसी है? भारत में देखो इसमें भी कृषि घुसा दिया है। भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास कैसे हुआ? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें डाल दिया है। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, जब हम एलपीजी अपनाते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिक नीतियों में जो परिवर्तन हुए हैं, बार-बार औद्योगिक नीतियाँ आती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी करके, इनके औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़े हैं, वो आपको पता होना। आधारभूत संरचना जो हमारी है, जिसमें ऊर्जा हो गई, बंदरगाह हो गए, सड़क हो गए, विमानपत्तन हो गए, रेलवे हो गए, तो आधारभूत अवसंरचना पर क्वेश्चन होंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास में ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब ग्राम समाज एवं विकास, इसको आप नहीं समझ पाए होंगे, क्या होगा इसमें, क्या पढ़ेंगे? तो इसमें देखिए ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में कैसे गाँव का विकास हुआ, ग्राम विकास के कार्यक्रम क्या रखे गए, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, ग्राम विकास की योजनाएँ एवं प्रबंधन कैसे हो रहा है, योजनाएँ क्या-क्या हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं पे क्वेश्चन बनेगा। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ कैसे शोध हो रहे हैं, कैसे आगे बढ़े, ग्राम का विकास हो। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएँ, गाँव की जो स्वास्थ्य योजनाएँ हैं वो मेंशन है। ग्रामीण सामाजिक विकास, समाज का कैसे विकास करने की चीज़ें हैं। ग्राम विकास और भूमि सुधार इसमें भी आ गया है। केंद्र व राज्य सरकार के ग्राम विकास संबंधित योजनाएँ, ज़्यादा भारांश वेटेज इसमें ग्राम समाज एवं विकास में योजनाओं का है। जो योजनाएँ केंद्र और राज्य चला रही हैं, ग्राम विकास संबंधित, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये आपको सिलेबस पढ़ने से पता चला। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएँ, तो इसमें दोनों स्तरों पर हाल की घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो अभी घटनाक्रम हो रहे हैं, उनकी पकड़ होनी चाहिए। ये करंट है, शुद्ध करंट, 5 प्रश्न होंगे। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो दिया था 5 प्रश्न, वो क्या रहेगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या है? विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन पर अनुप्रयोग। विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या चल रहे हैं, उसकी पता होना चाहिए कि विकास को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विज्ञान और तकनीकी हमारे भारतीयों के दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन ला रही है, कैसे उसका अनुप्रयोग हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ क्या हैं? अगर किसी को विज्ञान में कोई नवाचार कर दिया है, कोई नई चीज़ खोज दिया है, प्रौद्योगिकी में कोई नई चीज़ भारतीयों ने इजाद किया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है कोई, तो वो सब आपको ज़्यादा पूछने की संभावना रहेगी। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, हम कौन-सी तकनीकों का अपने देश में स्वदेशीकरण कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, उस पे रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज़ों पर पैनी नज़र रखनी होगी। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास कैसे हो रहा है? अनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ, सारी जो टेक्नोलॉज़ी हैं, उनका आपको उपयोग भी पता होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ना है। रक्षा प्रौद्योगिकी यानी अंतरिक्ष में क्या तकनीकी विकास हो रहे हैं, रक्षा में क्या तकनीकी विकास हो रहा है। ऊर्जा स्रोतों, जो हमारी ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, उसमें नई-नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है। सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में जागरूकता, जैव प्रौद्योगिकी जो अ, जैव से संबंधित है, उसमें उस क्षेत्र में जागरूकता के लिए क्या हो रहा है। बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, यानी बौद्धिक संपदा से भी क्वेश्चन होंगे, जो डिजिटल अधिकार है, कॉपीराइट वगैरह होते हैं, उन सब से भी क्वेश्चन बनेंगे। अब पहले भाग में 8वां टॉपिक था पर्यावरण परिस्थिति तथा आपदा प्रबंधन, बहुत बड़ा है। खैर इसका सिलेबस छोटा होता है, लेकिन अगर आपके सब टॉपिक इसमें पता है, तो आपका सिलेक्शन का और पढ़ाई का एक रास्ता सही होता है, उससे सिलेक्शन हो जाता है। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक? वन्य जीव संरक्षण पे क्वेश्चन रहेंगे, जैव विविधता पे क्वेश्चन रहेगा इसमें, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण जो है, उस पे क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरणीय संघात,
आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर समाज मुद्दों से संबंधित जानकारी जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहे हैं तथा जलवायु परिवर्तन पर भी आपको जो संबंधित मुद्दे हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह उन सबको पता होना चाहिए। अर्बन हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब चीज़ें। भारत में आपदाएँ, आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौतियों के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन। हम लोग जो पुराने तकनीक थे या नई जो अभी पुरानी तकनीक छोड़ दो, गैर पारंपरिक जो अभी तकनीकें हैं, जो सुरक्षा के हम उपयोग करते हैं तरीके, उन पे आपका बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम इसकी रीढ़ है, ये तो पता ही होना चाहिए। इसके द्वारा ये सारी संस्थाएँ बनी, इन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपदा प्रबंधन अधिनियम पे। बाकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा मोचन बल है एसडीआरएफ तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं आपदा प्रबंधन में काम कर रही हैं, विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास और उपलब्धियां, विश्व में क्या चीजें हो रही आपदा न्यूनीकरण पे, कोई संगठन बना है, उस संगठन का क्या काम है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन भारांश अच्छा इसका 10 नंबर रहेंगे इसके, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको अगर देखो औसत आता है, प्रतिशत आता है, 2-3 गणितीय फ़ॉर्मूले हैं, उसके आधार पर इसको डाटा को समझना होता है और प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने आना चाहिए आपको। सांख्यिकीय विश्लेषण में ग्राफ, डायग्राम जिसके अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय एवं ग्राफिकीय डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके, तो आपको पाई चार्ट दे देंगे, टेबल दे देंगे, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन किससे अधिक है, कितना अनुपात है, कितने प्रतिशत कम है, ज़्यादा है, ऐसे प्रश्न आपके 10 नंबर के होंगे। ये भी छोटा-सा टॉपिक है, आपको औसत, प्रतिशत ये सब आता है, तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हिंदी में 10 अंक की हिंदी रहेगी और इसमें 10 पॉइंट दिया हुआ है। तो जिसमें देखो पहला जो है ना पत्र से है, पत्र से। जैसे शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस वगैरह देते हैं, तो इसमें पत्र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पत्र का भी थोड़ा-सा पत्र जो है कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, परिपत्र है, इन पे थोड़ा-सा एक वीडियो कोई देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से सिंपल सा एक प्रश्न बन सकता है क्योंकि 10 प्रश्न रहेंगे, तो हर एक टॉपिक से एक-एक प्रश्न उठाएगा। वर्ण एवं ध्वनि विकार, ये ध्वनि विचार, तो उसमें उच्चारण, लेखन, स्वर, वर्ण एवं ध्वनि का स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान, प्रयोग, मात्रा पहचान और उसका प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, इन पे एक प्रश्न रहेगा। देखो हर टॉपिक से एक-एक प्रश्न वो लेगा और हर टॉपिक को आपको इतना पढ़ के जानना है कि एक प्रश्न बने तो आप कर लें। शब्द रचना से होंगे जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे मुझे लग रहा है एक प्रश्न केवल लेगा इन चारों टॉपिकों से। शब्द का प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन पे होगा। खा में दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब चीज़ों से क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात, इनसे क्वेश्चन एक बन जाएँगे। इन सब से मिलाकर बहुत करेगा, एक क्वेश्चन बना देगा। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, कोई वाक्यांश का एक जो शब्द होता है, समश्रुत विभान भिन्नार्थक, ठीक? सम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावलियाँ, इनसे भी एक क्वेश्चन कोई बना देगा। शब्द शुद्धि से बनेंगे, व्याकरणिक कोटियाँ जो होती हैं, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वित्ति, पक्ष, वाच्य, इनसे एक प्रश्न कोई बना देगा। वाक्य रचना से प्रकार, सरल, संयुक्त, वाक्य रचना में जो प्रकार होते हैं सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि, इन पे बना देगा। विराम चिन्हों को प्रयोग से बना सकता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से एक प्रश्न बना सकता है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। अब भाग 2 में आ जाओ, जिसमें दिया है एक ही टॉपिक कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें नवाचार, ठीक है? तो इसमें जो टॉपिक ये मेंशन किया है, इनको अच्छे से देखना होगा। ये आपका 15 नंबर का है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जिसको कहते हैं, का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग, ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर की, सूचना तकनीकी की, इंटरनेट की और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की, ठीक? और अब जो ये बिंदु दिए हैं उसमें आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट एवं आउटपुट क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईटी गैजेट या उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना व ईमेल आईडी का प्रयोग और संचालन करना, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एमएस वर्ड एवं एक्सेल, एमएस एक्सेल जो होता है उसके महत्वपूर्ण तत्व पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, डिजिटल जो वित्तीय उपकरण है जैसे पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, उसका भी प्रश्न बनेंगे। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, भविष्य में कौन सी स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे एआई का नॉलेज,
साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्न भी होंगे। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के बारे में, इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों क्या रही हैं, अभी तक हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं, इन पे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका 15 नंबर का पूरा भाग 2 है। भाग 3 में दिया है उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो यूपी का सामान्य अध्ययन में पूछा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा नंबर 20 क्वेश्चन इसके होंगे 20 नंबर के। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास सामान्य जानकारी होनी चाहिए। संस्कृति, कला, वस्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण कैसा है, प्राकृतिक संसाधन यूपी के, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, वन्य कैसे हैं, वन्य जीव का क्या है, कैसे जीव पाए जाते हैं, खान एवं खनिज कैसे हैं, कहाँ पर मिले हैं, क्या मिलते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, अर्थव्यवस्था, यूपी की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ कृषि कैसा है, उद्योग कैसा है, व्यवसाय और रोजगार पता होना चाहिए, राज्य व्यवस्था में प्रशासन यूपी का पता होना चाहिए और यूपी के जो समसामयिक घटनाएँ हैं, उनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ क्या रही है, कहाँ पर हम फर्स्ट रैंकिंग कर रहे हैं, सेकंड रैंकिंग कर रहे हैं, निवेश कितना आ रहा है, इन सब बारे में यूपी का सामान्य नॉलेज से 20 प्रश्न होगा और 20% वेटेज तो इसी का है। तो इस तरह से आपने सिलेबस को देख लिया, ये वही बात इंग्लिश में लिखी गई है, ठीक है ना? तो हमने आज पूरे सिलेबस को देख लिया। थोड़ा-सा समय निकाल के अगर आप इस तरह से अपना सिलेबस देख लेते हैं, तो इससे आपको पता चलता है किस डायरेक्शन में मुझे पढ़ना है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, ये फुल नोटिफ़िकेशन है यूपी लेखपाल का, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा, वहाँ से ले लीजिएगा। पहले भी डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज ये मैं कर रहा हूँ कि जल्द ही हम इस पे फुल मॉक टेस्ट लाने वाले हैं। यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए फुल मॉक टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं और वो जल्दी ही हमारी इसकी कक्षाएँ आने लगेंगी। तो आप अगर सपोर्ट करते हैं, तो उसको मैं और बढ़ाऊँगा, जिससे आपको केवल मॉक टेस्ट कर लेंगे ना, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बिना चिंता के। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपल सी प्रक्रिया होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो पड़े तो नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। बाकी कहीं कोई समस्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। दोस्तों, मैं एक ज़िम्मेदार पद पे कार्यरत हूँ, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, इसलिए समय कम मिलता है, बिज़ी शेड्यूल होता है। तो लेकिन अगर आप लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि लोग देख रहे हैं, हमें टाइम निकाल के और भी वीडियो और अच्छा मटेरियल आपके लिए लाना चाहिए। बाकी यहाँ पर करंट अफ़ेयर्स की थीम वाइज़ सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, बाद में मैराथन भी आएँगे, मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार हो गए हैं, वो आने शुरू हो जाएँगे, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है? पूरे सिलेबस को अच्छे से आपने देख लिया है। अब इस डायरेक्शन में ही पढ़िएगा, इधर-उधर भटकिएगा मत, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।